ये बताओ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/√3। कितने एंगल के बाद में ऑब्जेक्ट इस पे फिसलना शुरू हो जाएगा? कितने एंगल के बाद में ये फिसलना शुरू हो जाएगा? ये मास मान लो है आपका 5 kg। नंबर फर्स्ट, फाइंड फ्रिक्शन acting on the block when A part है theta is less than tan inverse 1/√3, that is 30 degree. B part, theta is greater than tan inverse 1/√3, that is 30 degree. दोनों केस में फ्रिक्शन कैलकुलेट करना कितना एक्ट कर रहे हैं। ये बताओ, इस केस में ऑब्जेक्ट अपने आप फिसल कर नीचे आएगा या नहीं आएगा? बोलो। यार जवाब नहीं देना आता तुम्हें? अक्षित, अक्षत, अंकित, अर्शिया, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? क्लास तो अटेंड कर रहे हो तुम? तो बताओ ना यार, अगर थीटा लेस देन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा काइनेटिक? स्टैटिक ऐड करेगा यार, बिल्कुल सही है। तो फ्रिक्शन कैसा होगा? सेल्फ एडजस्टिंग होगा फ्रिक्शन इसमें जो ऐड कर रहा होगा। यस सर। तो ये mg है, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg साइन थीटा, तो फ्रिक्शन इसी के बराबर होगा। तो ए पार्ट का जो आंसर है उसमें फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg साइन थीटा। सेकंड पार्ट में कैसा फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा? सेकंड पार्ट में कैसा फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा? काइनेटिक ऐड कर रहा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये चीज क्या है? नॉर्मल है। आया ना? तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी कॉस थीटा इंटू √3। क्या ये समझ में आ गया तुम्हें? क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तुम्हें वो करना है। ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करो।
अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैंने कहा ये ब्लॉक है, अगर ये मास 0 हो जाए तो खिसक के नीचे आएगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा कितना, इतना। तो जस्ट अगर इसको रोक के रखना है, मिनिमम क्या फोर्स लगाऊं ताकि ये रुक जाए, तो ये फोर्स प्लस ये फोर्स शुड बी इक्वल टू m1g sin थीटा। तो टी मिनिमम कितना होगा, m1g sin थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos थीटा। m1g कॉमन बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा ये, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये टी मिनिमम आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? अब सुनो, जब टी मिनिमम कब होगा इसमें, जब मास भी मिनिमम हो। तो टी मिनिमम किसके बराबर होगा, m2g के बराबर होना चाहिए। ये पूरी टेंशन तो सेम ही है। तो m2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, देखो g से g गायब हो जाएगा, दोनों को बराबर कर दो, पूरा ही लिख देता हूं मैं। g से g गायब हो गया, तो m2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, क्या यहां तक समझ में आ गया? अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही लग सकता है। तो जब ये ज्यादा से ज्यादा लगे तो टेंशन मिनिमम से मिनिमम, तो उस टाइम पे मास कम से कम। अब ज्यादा से ज्यादा मास क्या हो सकता है, जब मास बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, मास अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इस ब्लॉक की किधर जाने की टेंडेंसी होगी उस केस में, ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी इसके ऊपर। उस केस में ऊपर जाने की ये मास बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी हो जाएगी। इधर क्या लग रहा है इस पे, m1g sin थीटा, और फ्रिक्शन ही पीछे लग रहा है, जस्ट इधर नहीं जा रहा होगा भाई, ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ये टेंशन बढ़ती जाए। तो मैक्सिमम टेंशन क्या हो कि ये ब्लॉक ना चले, उस टाइम पे ये जो फ्रिक्शन लग रहा हो वो मैक्सिमम ही लगना चाहिए। क्या बात समझ में आई तुम्हें? अगर m2 बहुत ज्यादा हो जाए तो ये t की मैक्सिमम वैल्यू, इससे भी ज्यादा अगर t हो जाए तब तो एक ही सबके ऊपर चला ही जाएगा। हमारा क्वेश्चन था ये चलना नहीं चाहिए, m2 की क्या रेंज होनी चाहिए, तो t मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि ये ना चले, m1g sin थीटा प्लस म्यू mg इंटू कॉस थीटा। टी मैक्सिमम किसके बराबर होगा, m2g की m2g, और इस टाइम पे m2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। हाँ या ना, इक्वेट कर दो तो m2 मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा, m1g sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। g से g गायब, तो m2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो m की क्या रेंज होगी,
m2 की वैल्यू, अगर ये रुका रहे तो ये मास क्या होना चाहिए, ज्यादा तो होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किसके, इसके, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होना, सॉरी, ज्यादा तो होना चाहिए इससे या बराबर हो इसके, सबसे कम इतना। और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू। क्या लॉजिक समझ में आ गया, ये होनी चाहिए इस मास की रेंज, हाँ है ना। बेटा समझ में आ गया। लिख लो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तुम भी अटेम्प्ट करो ना यार, अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम नहीं सीख पाओगे। लिख लो तब बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। लिख लिया। सर लिख लिया। क्या लिख लिया क्या। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आराम से, फिर कराता हूँ मैं तुम्हें। पहले 5 मिनट तुम अटेम्प्ट करो।
कर लिया सॉल्व? देखो मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। मेरे को ये बताओ इस केस में नॉर्मल कितना है? ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मल कितना है? इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? 10√3। नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए? 30 के बराबर। तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया? नॉर्मल किसके बराबर आ गया? इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक ये है, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? उल्टा कर दिया क्या मैंने? ये 10 होगा। अब ठीक है। क्या थीटा 60 डिग्री है? एक मिनट देख लेते हैं मेरे को। ओ गलती हो गई। सर 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। तो ये तो कितना हो जाएगा? 10 और ये होगा 10√3। बात समझ में आई है नहीं? यस सर। मैं बताओ नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा ये? बोलो। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10 बार निकालो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। पता नहीं कैसे कैसे लिख सकते हो, लेकिन लिख सकते हो। ये सही है। 10√3 की वैल्यू क्या होता है? 1.732। तो ये कितना आ जाएगा? मतलब तुम सॉल्व कर लोगे इसको, है ना? ये आएगा कोई 7 न्यूटन के आसपास। 7.32 न्यूटन के आसपास, हाँ या ना? यस सर।
अब ये बताओ, इधर फोर्स कितना लग रहा है? Return. 10। अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होता? इधर लग रहा होता इस पे फ्रिक्शन। तो उस टाइम पे F1 क्या होता? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? F1 की वैल्यू बढ़ाते जाओ। जब F1 10 के बराबर हो जाए तब फ्रिक्शन किधर लगेगा ये बताओ? F1 10 के बराबर हो जाए तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? 0। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। तो अगर मैं इस फोर्स को कम कर दूं तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये ज्यादा कर दूं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। हाँ या ना? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये फोर्स मिनिमम कब होगा? जब ये प्लस ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए? 10 के बराबर। तो F1 प्लस ये वैल्यू कितनी है? 7.32। किसके बराबर हो जाए? 10 के बराबर। तो F1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.68, कुछ ऐसे। है ना? और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? उस केस में क्या होगा? 10 प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों बराबर हो जानी चाहिए। है ना? तो मैं ये फोर्स कितना लगा सकता हूं? जब तक F1 फोर्स होगा लेस देन या इक्वल टू 7.32, सॉरी, F1 हो लेस देन या इक्वल टू 17.32 न्यूटन, और ग्रेटर देन ये किससे हो? तब तक ये चीज क्या रहेगी? रुकी रहेगी। हाँ या ना? लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? पिछला क्वेश्चन तो ऐसे ही था लगभग। अब बताना मेरे को। एक और क्वेश्चन देखो, इसका बी पार्ट देखो। अगर F1 12 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा और कितना लगेगा? अगर F1 12 हो जाए फ्रिक्शन कितना लगेगा और किधर लगेगा? सही बात है, 2 न्यूटन इधर लगेगा, खत्म बात। अगर ये 12 हो जाए, ये 10 है, तो 2 इधर लगेगा, खत्म बात। अब देखो एक और क्वेश्चन शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। इसकी तो जरूरत है नहीं, इसकी भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है इफ F इक्वल टू 40 न्यूटन है। इससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा तुम। दिस इज 5 kg, दिस इज 10 kg। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 इक्वल टू 0.5। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। क्या बात समझ में आ गई?
बस मेरे को ये बता दो, इन दोनों सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? इन दोनों सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा? F1 फर्स्ट सरफेस मान लो, F1 मैक्स कितना होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? और फिर ये भी बताओ F2 मैक्स कितना लगेगा? नहीं बता सकते? F1 आएगा 25 न्यूटन, F2 कितना आएगा? बिल्कुल 30 न्यूटन। आई बात समझ में? कितना आएगा? 30 न्यूटन आएगा। अब सुनो, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं 40 न्यूटन, ध्यान से देखना, इस पे ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता था? 25। सबसे पहले ये मान लो अगर इन दोनों को फेविकॉल से चिपका देते तो ये दोनों साथ में चलते, फेविकॉल से चिपका देते तो दोनों साथ में चलते। उस टाइम पे यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होता? ये बताओ, ये चलता ही, ये भी चलता है या नहीं चलता इसके साथ? अगर इन दोनों को फेविकॉल से जोड़ देते, ये चलता ब्लॉक या नहीं चलता? देखो अप्लाइड फोर्स कितना है सिस्टम पे? 40। फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस सरफेस पे? 30। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग जाता? 10। तो ये चल ही जाता ना बेटा, कोल्ड वेल्डिंग टूट गई होंगी यहाँ पे। हाँ या ना? तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 10/5, दैट इज 2/3। आया ना? दैट इज 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर मैं कहता हूं इस ऊपर वाले 5 kg पे अगर ये फेविकॉल से नहीं चिपकाया, 5 पे, पहले बताओ 10 kg पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स की कौन लगा सकता है? 5 kg लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएगा? 5 kg इस पे लगा सकता है ना फोर्स। वो कब? जब ये इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, इधर फ्रिक्शन लगाए, तो ये इस पे किधर लगाएगा? आगे की तरफ। तो इसको खिसका के ले जाने वाला कौन है? आगे फ्रिक्शन। ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है जो ऊपर वाला ब्लॉक इस पे लगा सकता है साथ में ले जाने के लिए? क्या हो सकता है? बोलो भाई। 25। तो ये बताओ, क्या 10 kg ब्लॉक कभी चल सकता है? तुम इधर इस पे कितना भी फोर्स लगा दो, ये कभी चलेगा? कभी चल सकता है क्या ये? अब ये बात बताओ, तो ये तो चलेगा ही नहीं, तो इसका तो एक्सेलरेशन जीरो ही रहना है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन। अब सुनो, इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा अभी? 25। तो अब बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है?
5 kg पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? बोलते जाओ। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये तो समझ में आ गया। मान लो अगर मैं ये फोर्स लगा दूं 20 न्यूटन, तो ये बताओ इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? अब देखो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से वैल्यू कम है, तो अभी इस पे कितना लग रहा होगा? 20। तो इस पे आगे की तरफ कितना लग रहा होगा? 20। तो इस पे भी पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा? 20। तो इसका भी एक्सेलरेशन जीरो, इसका भी एक्सेलरेशन जीरो, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस फोर्स पे डिपेंड करता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा। अभी जैसे 40 लगाया, अगर मान लो इसकी जगह मैं लगा दूं 60 न्यूटन, अब बताओ क्या होगा? क्या ये चल सकता है क्या कभी? पहले तो ये बताओ। ये तो चल ही नहीं सकता ना, कितना भी लगाओ। क्यों? इसको चलाएगा कौन? इसका फ्रिक्शन। इसका फ्रिक्शन कितना है? 25। और नीचे वाली सरफेस पे कितना लग सकता है? ज्यादा से ज्यादा 30। ये तो कभी चलेगा ही नहीं। इस पे कितना भी फोर्स लगा दो। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छी तरह से। अब देखो ध्यान से देखो, ये है 10 kg, ये है 5 kg। इस पे लगाएंगे फोर्स। म्यू 1 की वैल्यू 0.5, म्यू 2 की वैल्यू 0। इट मींस दिस इज ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, आया ना? अब लगाया, मान लो मैंने F1 इक्वल टू 40 न्यूटन। अब देखो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये मान लो अगर ये एक साथ चलते तो क्या एक्सीलरेशन होता है सिस्टम का? अगर दोनों एक साथ चलते तो सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होता है? चलो इसको और आसान करते हैं, इसको अगर अपन कर देते हैं 45 न्यूटन कर दो, इसको आसान हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये एक साथ चलते तो क्या एक्सेलरेशन होता है सिस्टम का? मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ एक साथ चलते। एक साथ चलते तो इसको सिस्टम मान लेते। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये बताओ 10 kg को कौन चलाता? 10 kg को कौन चलाता? ऊपर वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ये फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? अभी 2 मिनट पहले सॉल्व करके बताया तुमने। ये ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो बताओ इस पे इधर फोर्स कितना लगना चाहिए? अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो इस पे फोर्स कितना लगना चाहिए? यार मास ये है, एक्सेलरेशन ये। अगर 3 मीटर, तो ये फोर्स कितना लगना चाहिए इसके ऊपर? नहीं बता सकते? अरे भाई अगर ये भूल जाओ, मैं बोल रहा हूँ इस पे फोर्स इधर कितना लगना चाहिए अगर इसका एक्सेलरेशन
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो 10 kg का 30 न्यूटन पर फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा लगा कितना सकता है 25। तो पक्की बात है इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट ही नहीं है इसको चलाने के लिए। आया ना, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है इसको चलाने के लिए एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब क्या है इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दोनों के बीच में, स्टैटिक नहीं एक्ट कर रहा है, दोनों साथ में नहीं चल रहे। तो नीचे वाले पे अब इधर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा 25, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ गया। ऊपर वाले पे पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन लग रहा है 25 ही लग रहा है। अब इस पे नेट फोर्स कितना लग गया 20 न्यूटन इधर, क्योंकि अब तो काइनेटिक ही लग रहा होगा ना फ्रिक्शन दोनों में। तो 20 न्यूटन लग गया डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना, क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया। तो मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या है सॉल्व करने की। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रिक सुन लो। सबसे पहले ये देखो कि इसको फ्रिक्शन चला भी सकता है नहीं चला सकता, नहीं चला सकता तो फिर दूसरे को वैसे ही चला के देख लो, एक तो रुक ही गया। अगर फ्रिक्शन इसको चला सकता, मान लो ये फ्रिक्शन बड़ा हो जाता है इससे, तो ये चला सकता था, चला सकता था तो क्या करो दोनों को ये मान के चलो कि एक साथ चल रहे हैं, मान लो एक साथ चल रहे हैं, तो अगर एक साथ चलेंगे तो क्या एक्सीलरेशन होगा कैलकुलेट कर लो। अब देखो जो इसको एक्सीलरेशन मिल रहा है उसके लिए इसको कितना फ्रिक्शन चाहिए था, और ये देखो वो फ्रिक्शन अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है तब तो साथ साथ में चल रहे होंगे, और नहीं हो सकता तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा बीच में। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के नीचे वाले का एक्सीलरेशन निकाल लो ऊपर वाले का निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही सबको। एक बार बताओ मेरे को, ये जियो बॉक्स है, अब इस पे ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है या अब ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अब या अब कौन से केस में ज्यादा एक्ट कर रहा है इस फेस में, क्यों क्यों कर रहे हैं इस फेस में ज्यादा। एक बार बताना फ्रिक्शन के फॉर्मूले में एरिया ऑफ कांटेक्ट है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ कांटेक्ट कहाँ है ये बताओ पहले मेरे को। है ही नहीं एरिया ऑफ कांटेक्ट कहीं, तो सेम ही फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। बात समझ में आई है नहीं है, करके देख लेना घर पे पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, व्हाई फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर तुम बॉक्स को यूं रखोगे तो कोल्ड वेल्डिंग होगी, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कम होंगे लेकिन कोल्ड वेल्डिंग स्ट्रांग होगी। क्यों, प्रेशर पर कोल्ड वेल्डिंग ज्यादा आ रहा होगा। अगर इसी को तुम ऐसे रख दोगे
नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर पर कांटेक्ट पॉइंट घट जाएगा, तो कोल्ड वेल्डिंग वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट पॉइंट्स कम है, कोल्ड वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो होगा ना। यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा है, कोल्ड वेल्डिंग लेकिन क्या है, वीक है। इस तरह से एडजस्ट होता है कि फ्रिक्शन सेम ही होता है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? ये बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन की? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होती है काइनेटिक की? स्टैटिक की। तुमने नाम सुना एबीएस? एबीएस नाम सुना है? गाड़ियों के अंदर होता है एबीएस सिस्टम। क्या होता है फुल फॉर्म उसका? एबीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑटो ब्रेक सिस्टम। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेक तो हो गया, ब्रेक लगना, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक ना लगना। तो यार फिर एबीएस बनाया क्यों है, जब ब्रेक लगाए या नहीं लगाए? तो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो टायर है, अगर ब्रेक लग गए और ये टायर रुक गया, लॉक हो गया, तो अब गाड़ी खिसकेगी, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा इसको रोकने के लिए। एबीएस क्या करता है कि जो ब्रेक लगाओगे ना, वो टायर को लॉक नहीं होने देता। वो क्या करता है, टायर को रोकेगा फिर छोड़ेगा, फिर रोकेगा फिर छोड़ेगा, ताकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना आए। मतलब जैसे ही वो फिसलने की कगार पे होगा, फिर से ब्रेक छूट जाएगी, फिर ये घूमेगा, फिर से ब्रेक लगने की कगार, फिसलने की कगार पे होगा, फिर से लॉक खुल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? इसको बोलते हैं एबीएस। इस टाइम पे इसके ऊपर पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा ना, एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी। तो अब बताओ कौन से केस में ज्यादा जल्दी रुकेगी गाड़ी? जिसमें पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा रिटार्डेशन इसी में, इसीलिए एबीएस होता है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? एबीएस नहीं होगा तो टायर लॉक हो जाएंगे, टायर लॉक हो जाएंगे तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा तो क्या होगा, देर से रुकेगी गाड़ी। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? बेटा जी लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, आ गया। तो अब सुनो, ये एक इंक्लाइंड है, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। एक मास है 5 kg का, एक मास है 2 kg का, म्यू दोनों का सेम ही है। कौन सा ब्लॉक पहले स्लाइड करना शुरू करेगा, 5 kg का या 2 kg का? कौन सा ब्लॉक पहले स्लाइड करना शुरू करेगा? बेटा बताओ, कौन सा ब्लॉक पहले स्लाइड करना शुरू करेगा?
इंद्रियांश कह रहा है 2 kg वाला। बाकी भी तुम लोग जवाब दो भाई। टू kg का एंगल ऑफ रिपोर्ट के अंदर कहीं पे भी मास आया था क्या? एंगल ऑफ रिपोर्ट में tan थीटा इक्वल टू म्यू, म्यू ही था ना, मास आया था यहाँ पे कि ज्यादा मास ज्यादा एंगल पे होता है, कम मास कम एंगल पे होता है। यही प्रॉब्लम है जो तुम पढ़ते हो ना, कभी अप्लाई नहीं करते। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? दोनों एक साथ फिसलने शुरू हो, तो चाहे ट्रक हो या जीप हो, साइकिल हो, इंक्लाइन के ऊपर सारे एक साथ फिसलेंगे अगर म्यू सेम है तो। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो जो पढ़ा ना उसको अप्लाई करना सीखो। बेटा जी बात समझ में आ गई? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू म्यू, उसमें मास है ही नहीं, वो एंगल जिसके बाद में वो स्लाइड करेगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है। ये बताओ फ्रिक्शन समझ में आ गया तुम्हें? चैप्टर समझ में आ गया ये? चलो ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम। बाय बाय बच्चे, बाय बाय।